कल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वर्कर्स से मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में ये लिखते हैं कि हम पार्टी की जीत की बात नहीं करते, हम एक समुदाय की जीत की बात करते हैं और वो समुदाय है पीडीए। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अच्छे अगड़े, पिछड़ा दलित आधी आबादी। अब परिभाषा आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए। उनका कहना है कि उन्हें सीटों से मतलब नहीं है, उन्हें जीत से मतलब है। सीट से नहीं, जीत से मतलब है। आगे जो मुख्य बात वो अपने पोस्ट में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि पीडीए समुदाय में देश के सभी समाज की आबादी के वो 95% लोग शामिल हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और आरक्षण दोनों को खत्म करने की साजिश की है, 2027 में उनको जनता करारा जवाब देगी। कल राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली की अपने दोनों रैलियों में भी यही बात कही थी और मोदी, अमित शाह, आरएसएस तक को गद्दार बोल दिया था। आज हालांकि अखिलेश यादव ने भाषाई मर्यादा को तो नहीं तोड़ा, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो संविधान से खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण जो है वो पूरा खतरे में बना हुआ है जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। इसीलिए इस पार्टी या इस सरकार को सत्ता से हटाने की जो जिम्मेवारी है वो पीडीए समाज के ऊपर है। यानी कि जो पीड़ित है वो पीडीए है, ये कहना है अखिलेश यादव का, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अब उनका संगठन जो है वो बूथ स्तर पर पहुंच चुका है। जिस भी पार्टी से हमारा गठबंधन होगा उसको बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा। अखिलेश यादव साफ साफ शब्दों में ये बात कहने जा रहे हैं कि 403 सीटों पर वो गठबंधन करेंगे, इंडिया अलायंस की पार्टियों से गठबंधन करेंगे। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को सीटें दी वो उनका बड़प्पन तो दिखाता ही है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव गठबंधन धर्म को निभाते हैं, शायद ही कोई पार्टी उस तरह से इस धर्म को निभाती हो। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव था 2024 में, तो उन्होंने एक सीट भदोही की टीएमसी को भी दी थी। हालांकि टीएमसी वो सीट हार गई, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए टीएमसी को एक सीट दी थी। इस तरह से अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने हमेशा से गठबंधन को आगे रखा है। अब अगर अखिलेश यादव को हरियाणा में सीटें नहीं दी गई, एमपी में सीटें नहीं दी गई, तो गठबंधन धर्म को अपमानित करने का काम तो कांग्रेस ने ही किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके अखिलेश यादव आज ये संदेश देते दिख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे। जिस भी पार्टी से करेंगे उस पार्टी को उनके संगठन का, उनके वर्कर्स का सपोर्ट हासिल होगा। आगे अपने पोस्ट में वो लिखते हैं कि पीडीए का आंदोलन वर्चस्ववाद और भेदभाव के खिलाफ है, नई आज़ादी का आंदोलन है जिससे कि संविधान और आरक्षण को बचाया जा सके। ये वही स्लोगन है जिस स्लोगन की बात 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार की जा रही थी और जिसका हर्जाना बीजेपी ने भरा भी। लेकिन बीजेपी उसके बाद संभल गई और इस बात को लोगों के दिमाग से हटाने में कामयाब रही कि आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने आरक्षण को बढ़ाया है, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों की बात हो, कमज़ोर परिवार की बात हो, चाहे ओबीसी कमीशन बनाने की बात हो। उसके बाद भी अगर बीजेपी को आरक्षण विरोधी माना जा रहा है तो सोचिए बीजेपी के नैरेटिव में कितनी कमी रही होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि बीजेपी बाद में उभर पाती है, बाई इलेक्शन जीतती है, सभी राज्यों में चुनाव जीतती है, जिससे उनका ये पूरा जितना नैरेटिव उस टाइम पे बनाया गया था वो कुछ हद तक काउंटर तो हुआ है। बिहार चुनाव जीतने के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है अब वो माइक्रो लेवल पर जा रही है। हरियाणा चुनाव, बिहार चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, हर चुनाव में बीजेपी ने माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से बात की, वोटर्स की बात सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान को अपने मैनिफेस्टो में रखा। परिणाम ये हुआ कि हरियाणा, एमपी, बिहार, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे आसाम, बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। अब अगर उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा था।
बीजेपी की उम्मीद थी कि 65 से 70 सीट आएगी, मंदिर बनाने के बाद बीजेपी की सीट आती है 33। इतना बड़ा झटका बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सीटें 33 आ जाएंगी और वो अयोध्या से हार जाएंगे। ये सबसे बड़ा जो काउंटर पॉइंट था, या कह सकते हैं सिंबॉलिक विन, जो इंडिया अलायंस का या समाजवादी पार्टी का था, वो था अयोध्या की जीत। और इसीलिए अखिलेश यादव अपने साथ संसद भवन में फ्रंट की बेंच पर अवधेश प्रसाद को बैठाते हैं। वो सिंबॉलिक है कि उन्होंने अयोध्या जीता, वो सिंबॉलिक है क्योंकि वो एक पासवान समाज से आते हैं जो कि दलित समुदाय से आता है, वो कुछ मामले में सांकेतिक है क्योंकि वो अयोध्या चुनाव जीते हैं, वो सांकेतिक इसलिए भी है कि वो दलित समुदाय से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, यानी कि पासी कम्युनिटी से आते हैं। अगर जाटव्स जो दलित हैं उसमें अगर 18 से 18% दलित उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 11% जाटव हैं, उसके बाद पासी आते हैं, फिर खटीक आते हैं, फिर आपके कोरी समाज से आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है वो जाटव्स की है। वो हमेशा से मायावती को वोट करते हुए आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं जाटव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसे युवा जो जाटव कम्युनिटी से आते हैं वो चंद्रशेखर की तरफ तो घूम चुके हैं, लेकिन अभी भी जाटव समाज में मायावती को लेकर एक विश्वास है, मायावती ही उनकी नेता हैं। इसीलिए फिलहाल 11% जो जाटव वोट है उसको तोड़ पाना अखिलेश यादव के बस की बात तो नहीं दिखती है। हाँ, वो पासी समाज को तोड़ सकते हैं, वो कोरी समाज को तोड़ सकते हैं, वो खटीक समाज को तोड़ सकते हैं, लेकिन जाटव्स को ब्रेक करना अभी भी इंडिया अलायंस या अखिलेश यादव की क्षमता के बाहर है। इसीलिए वो अवधेश प्रसाद को पार्लियामेंट के फ्रंट बेंच पे बैठाते हैं, क्योंकि वो पासी समाज से आते हैं, वो अयोध्या सीट जीत कर आए हैं। ये सारे सांकेतिक हैं, लेकिन इसका मतलब होता है, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। इसका मतलब वोटर्स के माइंडसेट को भी देखा जाता है कि जो वोटर्स है, जो अपने आप को समाज का एक बहिष्कृत तबका मानता था, आज वो संसद के फ्रंट बेंच पर बैठा है। अयोध्या जैसी वीवीआईपी सीट से सांसद बनकर बैठा है। अखिलेश यादव पीडीए के स्लोगन के साथ साथ इस तरह के संकेतों के माध्यम से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन 2027 का जो चुनाव है कुछ मामले में एक चैलेंजिंग टास्क भी है इंडिया अलायंस के लिए। योगी आदित्यनाथ का अपना एक ऑरा है, लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनकी कमांड है, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक लोकप्रिय सरकार है, उनके फैसलों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही। लेकिन वोटर्स जब वोट करते हैं, वो किसको वोट करते हैं ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो वोट करते समय अखिलेश यादव के स्लोगन को याद रखें, हो सकता है वो वोट करते समय योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित होकर योगी आदित्यनाथ को वोट करें। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो मंत्र है डर की राजनीति। बीजेपी हमेशा से इस बात की राजनीति करती है कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एक समुदाय और एक जाति का ही राज रहेगा, बाकी जातियां, यानी कि अगर गैर यादव ओबीसी की बात करें जो कि 34% आबादी है उत्तर प्रदेश में, वो हाशिए पर चले जाएंगे, स्वर्ण जातियां हाशिए पर चली जाएंगी, दलित जो हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। इन्हीं सब नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए जैसी डिफिनीशन को बनाया। पीडीए की डिफिनीशन को लगातार वो रिफॉर्म करते आ रहे हैं। वो लगातार लोगों के अंदर इस बात का विश्वास दिलाते आ रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आधी आबादी यानी कि महिला, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और आधा, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और अच्छे अगड़े। इस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए समाज जो है वो 95% को रिप्रेजेंट करता है और यही 95% जो पीड़ित हैं वो भाजपा को सत्ता से बाहर निकालेंगे। लेकिन अखिलेश यादव इस नैरेटिव को कैसे काउंटर कर सकते हैं? जो बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ फियर, जो पॉलिटिक्स ऑफ डर की राजनीति है, लोगों के अंदर की एक समुदाय और एक जाति का राज हो जाएगा, उस नैरेटिव को काउंटर करे बिना अखिलेश यादव सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं। अगर अखिलेश यादव उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बदलाव लाएं, जैसे कि यादव कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टिकट न देकर जहाँ जहाँ उनका डोमिनेंस है वहाँ टिकट दिया जाए, अन्य समुदायों को भी टिकट दिया जाए, जैसा प्रैक्टिकल उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था। सिर्फ 5 यादव, वो भी उनके परिवार के, उनको टिकट दिया था।
बाकी दलितों को टिकट दिया था, दो या तीन सवर्णों को टिकट दिया था, जिसमें से एक आनंद भदौरिया जो धरौरा से जीते, एक बलिया के सनातन पांडे वहाँ से 2 लोग जीते, बाकी जगह से उन्होंने ओबीसीज को टिकट दिया था। अपने पीडीए फार्मूला के हिसाब से उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब अगर विधानसभा चुनावों में वो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी से न खसके। सवाल ये है कि अगर यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को मानते हैं तो उस पर वर्चस्व होना चाहिए उनका, ऐसा मानना होता है यादव कम्युनिटीज़ का। अगर उनके विधायकों की संख्या कम रहेगी तो सरकार पर उनकी पकड़ भी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो यादव किस लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अखिलेश यादव के मन में भी चल रहा होगा। और यादव वोटर्स जिन्होंने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर अपना विश्वास जताया था, क्या उतना ही विश्वास ये विधानसभा चुनावों में भी जताएंगे, बावजूद इसके कि अखिलेश यादव समाज के लोगों को टिकट कम डिस्ट्रीब्यूट करें। बीजेपी यहाँ पर यादव वोट बैंक को टैप कर सकती है उन सीटों पर जहाँ पर अखिलेश यादव या तो गठबंधन के किसी नेता को टिकट दें या फिर अखिलेश यादव कम्युनिटीज़ का टिकट काटते हुए बेहद ही कम नंबर्स में यादवों को टिकट दें। बाकी जिस तरह से उन्होंने पीडीए फार्मूला अपनाया है उस फार्मूले पर टिकट का बंटवारा करें। ये सारा खतरा भी अखिलेश यादव के सामने रहेगा कि अगर हम यादवों का टिकट कम करते हैं तो क्या यादव हमें दोबारा से वोट करेंगे, उसी विश्वास के साथ वोट करेंगे जिस विश्वास के साथ लगातार 1992 से वोट करते हुए आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि कहीं यादव वोट बैंक ही हमसे खसक जाए। जिस तरह से एमपी में यादव जो हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, हरियाणा में जो अहीरवाल रीजन है वो लगातार बीजेपी को वोट करता हुआ आ रहा है। इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में 21 सीटों में से अहीरवाल रीजन में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये दिखाता है कि बीजेपी ने किस तरह से यादव वोट बैंक में सेंध मारी और लगातार अपने गैर यादव ये दिखाता है कि बीजेपी ने किस तरह से ओबीसी वोट बैंक में लगातार सेंध मारी है। ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव के हर उस हथकंडे को अपनाना चाहती है जिससे उनके वोट बैंक में लगातार बढ़ोतरी होती जाए। बीजेपी का एक फंडा जो है हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स, दूसरा जो है उनका नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स, तीसरा उनका ओबीसी की पॉलिटिक्स, चौथा उनका गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स। इन सारी पॉलिटिक्स को अगर क्लब करके देखें तो बीजेपी एक हिसाब से इनविंसिबल होती जा रही है अगर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी मंत्र पर दोबारा से जीत जाती है। अगर 2027 में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में चेंज तो करना ही होगा। उन्हें ये देखना होगा कि पीडीए समाज को कितना टिकट देना है और यादव समाज को कितना टिकट देना है। उन्हें ये भी देखना होगा कि ब्राह्मणों को कितना टिकट देना है, राजपूतों को कितना टिकट देना है, और स्वर्ण समाज में जैसे बनिया आते हैं, भूमिहार आते हैं, इन लोगों को कितना टिकट देना है ताकि इनका वोट भी उनके पास कुछ न कुछ जाता रहे। ये सारी बातों के साथ साथ अखिलेश यादव इस बात पर ज़रूर जोर देंगे कि जो लोग समाजवादी पार्टी को लगातार वोट करते हुए आ रहे हैं वो उनसे टूटकर बीजेपी की तरफ न जाएं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव लगातार इसकी बात करते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है। ये बात अलग है कि उनका जो प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, वो बेशक ब्राह्मणों को अपशब्द बोलता है। वो अभी 2 दिन पहले का उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब पैगंबर तो बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, रामचंद्र जी भगवान श्री राम जो हैं वो उतने बड़े कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक राजा थे। इन सब बातों के साथ साथ अखिलेश यादव को अपने प्रवक्ता, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो क्या बोल रहे हैं उस पर भी लगाम लगानी होगी। राजकुमार भाटी का हालिया जो भी बयान है, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो चाहे भगवान श्री राम को लेकर हो, वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के वोट को कम करेगा। इसीलिए अखिलेश यादव को राजकुमार भाटी पर लगाम लगाना ज़रूरी है, तभी 2027 का चुनाव दिलचस्प हो पाएगा। नहीं तो भाजपा इस पूरे चुनाव को एक तरफा जीतने के ओर अग्रसर है। अगर अखिलेश यादव आज इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं जिससे भी उनका गठबंधन होना है, जिन जिन जातियों के नेता को वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिन जिन जातियों को वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इन सब बयानों के साथ साथ अखिलेश यादव को उन जातियों में ये विश्वास भी दिलाना होगा कि मैं ही आपका नेता हूँ और मैं ही वो नेता हूँ
जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो पैठ है वो उत्तर प्रदेश के हर घर में पहुंच चुकी है। हर वोटर्स कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। उस पैठ को अगर कम करना है, उस प्रभाव को कम करना है, तो अखिलेश यादव को ज़मीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं से एक एक वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये अपील करनी होगी और पीडीए के नारा को इस तरह से लोगों में कॉन्फिडेंस लाना होगा कि पीडीए अगर बनती है उनकी सरकार, तो वो सरकार पीडीए की सिर्फ परिभाषा में नहीं होगी, हकीकत में धरातल पर भी वो पीडीए की ही सरकार होगी। अखिलेश यादव को अपनी पिछली सरकारों में जिस तरह से एक जाति और एक समुदाय का दबदबा हुआ करता था, उसको भी बताना होगा कि वैसी परिस्थिति अगली बनने वाली सरकार में नहीं होगी अगर उनकी सरकार बनती है। तो आगे भी बताते रहेंगे कि अखिलेश यादव या उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव हुआ, किस तरह से योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल करके जाति गणित साधने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं, कहाँ योगी आदित्यनाथ कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ अखिलेश यादव भारी पड़ रहे हैं, क्या मायावती की एंट्री से, क्या रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की एंट्री से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होगा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ प्रभाव छोड़ पाएगी। पिछली बार मात्र 1 सीट रामपुर खास से जीत पाए थे, वो भी प्रमोद तिवारी के नाम पर। तो क्या इस बार राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों का फल एक से ज़्यादा सीटों पर दिखेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी उतने ही पर रुक जाएगी या फिर और भी कमज़ोर होगी। इन सारी बातों पर चर्चा करते रहेंगे जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।